हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद टॉपर्स पे। मैं राजेंद्र सिंह हाजिर हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 26 जून के ऊपर। आज जो तारीख है 26 जून 2023, आज के दिन आप शायद आराम से घूम फिर रहे होंगे। पर अगर आप बात करें 38 साल पहले, तो 38 साल पहले आज के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई घटना 25 को थी। 26 जून का दिन था और साल था 1975, जिसको हम इमरजेंसी के रूप में भी जानते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डे भी है आज इस बारे में बताने के लिए, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जिसके बारे में आपको मालूम पड़े कि क्यों इसको जो है हम राजनीति का काला दिन बोलते हैं। और शायद यही कारण है कि हमने जो हमारी स्क्रीन का बैकग्राउंड है पीछे का, उसको भी काला रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक, अगर आप बोले भारत के राजनीतिक इतिहास के ऊपर, तो एक काला धब्बा है। तो क्या ये कारण था? देखिए, अगर जैसे कि मैं एथिक्स पढ़ाता हूं तो इसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको किसी भी थिंकर की आइडियोलॉजीज के बारे में आपको जानना है तो उस समय की देश काल परिस्थिति के बारे में जान लीजिए। अगर आप किसी थिंकर के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी ऐसी आइडियोलॉजीज क्यों थी, क्या थी, तो उसके देश काल परिस्थिति के बारे में जान लीजिए। आपको लगभग उस समय का जो है पूरा ज्ञान हो जाएगा। और मेरा भी ऐसे ही मानना है कि देखिए, ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं था कि जैसे आपने सुना हो कि 25 जून 1975 को जो है इमरजेंसी लगाई गई। पर ये इमरजेंसी जो है अचानक से नहीं लग गई कि अचानक इंदिरा गांधी के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना भारत के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत लंबे 4-5 सालों का एक पूरी प्रक्रिया थी। तो मैं चाहता हूं कि आज इसको अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें और पूरे 4-5 सालों का क्या इतिहास रहा, क्या रहा, उसके बारे में जो है आपको जानना जरूरी है, ताकि आपको मालूम पड़े कि क्या क्या कारण रहे जिस वजह से इंदिरा गांधी ने जो है इस समय इमरजेंसी की घोषणा करी, और जो एक भारत के राजनीतिक इतिहास के ऊपर एक धब्बा बना बहुत बड़ा सारा, कांग्रेस के लिए भी और भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए भी जो है वो एक ब्लैक स्पॉट जाना जाता है। तो क्या कारण बने, क्या कारण थे उस समय, क्या क्या रीजन हुए, कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व था, सबके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो बने रहिएगा पूरा आगे तक। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी है तो आपको उसका बैकग्राउंड जानना आवश्यक है कि ये चीज़ें हुई है तो अचानक से तो नहीं हुई, तो क्या इसका बैकग्राउंड रहा। तो पूरा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं शुरू से, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। तो बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो है डेथ हो चुकी थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इनकी डेथ हुई तो उस समय बात आई कि किसको जो है अगला पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। सबसे बड़े जो उम्मीदवार थे उस समय थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को लगा कि अब उनका रास्ता साफ है और वो ही जो है अपने भारत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था के कामराज। और के कामराज जो है, ये इनको किंग मेकर भी बोला जाता है। ये जो है, इनको पता था कि अगर मोरारजी देसाई अगर बनते हैं तो मोरारजी देसाई जो है कंट्रोल में आ नहीं पाएंगे, किसी ना किसी तरीके से इनको कंट्रोल करना बाहर हो जाएगा, और वो के कामराज जी नहीं चाहते थे। इसी वजह से जो है एक नया नाम आया सामने, जो कि थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ने जो काम करे हैं वो आपको पता ही होगा। पर इनकी भी जो है अचानक से मृत्यु होती है रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर, और उसके बाद में वापस पीएम की सीट खाली हो गई। अब जब वापस पीएम की सीट खाली हो गई तो वापस अब नाम आया वापस मोरारजी देसाई का। इनको लगा कि इस बार तो ये बनेंगे, पर इस बार भी जो है ये नहीं बने। और इस बार जो है के कामराज, जिनको गूंगी गुड़िया बुलाते थे, इन्होंने कहा कि गूंगी गुड़िया को बना देते हैं ताकि कहीं ना कहीं राज अपने चलेगा। पर इनको पता नहीं था कि गूंगी गुड़िया जब बोलना चालू करेगी तो पूरी भारत और पूरी दुनिया इनकी बातें सुनेगा। और ये गूंगी गुड़िया और कोई नहीं थी, ये गूंगी गुड़िया जो है ये इंदिरा गांधी ही थी। इंदिरा गांधी जो को इनको जो है फिर अगले प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुना गया, और ये जो है अगले जाके प्रधानमंत्री बनती है। और जब ये प्रधानमंत्री बनती है तो मोरारजी देसाई काफी नाराज होते हैं, और मोरारजी देसाई को फिर जो है डेप्यूटी पीएम बनाया गया। डिप्टी पीएम जो है वो इनको बनाया गया, और इनको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दी गई। डिप्टी पीएम बनाया गया और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो भी इन्हीं को जो है दी गई। और ये सारा काम जो है चला, और इंदिरा गांधी ने, जो इनको लगा नहीं था कि इतना अच्छा राज करेगी, पर इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा राज करना स्टार्ट करा। और इंदिरा गांधी जो है चाहती थी कि देश में जो है गरीबी हटाए, और इसके लिए सबसे पहला जो इन्होंने डिसीजन लिया वो लिया कि बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो जाएगा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करा जाए। पर इसमें जो है सबसे बड़े अड़चन बन के सामने आए इस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के पूरे प्रोसेस के अंदर, वो खुद मोरारजी देसाई। क्योंकि मोरारजी देसाई कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, वो चाहते थे, पूंजीवाद आइडियोलॉजी के थे, वो चाहते थे कि जनता का जो है बैंक रहे, सरकार के पास में बैंक का नेशनलाइजेशन ना करे। और ये नेशनलाइजेशन जो है फिर आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको खारिज कर दिया। उसके बाद में सेकंड इन्होंने करना चाहा प्रीवी पर्स, और प्रीवी पर्स जो है, देखिए प्रीवी पर्स क्या था
प्रीवी पर्स जो है, मतलब आप कह लीजिए इसको राजा महाराजाओं का पर्स। हुआ क्या कि जब भारत आजाद हुआ और रियासतों को जो भारत के अंदर मिलाया गया, तो उनको एक कंपनसेट अमाउंट जो है वो हर साल दिया करता था, जैसे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, वो अलग अलग जगह वेरी करता था, उसको बोलते थे प्रीवी पर्स। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो हर साल राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स के रूप में दिया जाता, तो इसको भी रोक दिया जाए। इसको भी रोकने का ट्राई करा गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको भी खारिज कर दिया। और ये चीज फिर इंदिरा गांधी को लगी, इंदिरा गांधी को लगा कि कुछ ना कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा। और वही हुआ कि जब चुनाव हुए 1969 के जब चुनाव हुए, उस समय कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चुना नीलम संजीवन रेड्डी को, और इंदिरा गांधी अपना एक आदमी खुद का वीवी गिरी जो है इनको खड़ा करती है, और सारे कांग्रेस के जितने भी वर्कर्स होते हैं उनसे अपील करी जाती है कि अपनी आत्म ज्ञान को, अपने आत्मा के बारे में पढ़ के जो है आप वोट डालिए। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक पार्टी का उम्मीदवार ना होकर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होकर जो है वीवी गिरी जीते, और नीलम संजीवन रेड्डी पहले ऐसे इंसान बने जो पार्टी से खड़े होने के बाद में, रूलिंग पार्टी से खड़े होने के बाद में जो है हार गए, पर आगे जाके निर्विरोध भी यही एक बार बने थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 1969 के बारे में, यहां तक की कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। पर जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, या आप कहिए कि जो इस पूरी कड़ी की जो मेन जड़ है वो है 1971-72 के चुनाव। यहां से गेम स्टार्ट होता है ढंग से। 1971-72 इलेक्शन। देखिए 1971-72 मैंने क्यों लिखे हैं, तो देखिए इलेक्शन जो है वो 72 के अंदर होने वाले थे, ठीक है, 72 के अंदर इलेक्शन होने वाले थे। देखिए अगर आप देखेंगे तो 1952 के अंदर पहले चुनाव हुए, फिर 52 के बाद में 57, फिर 57 के बाद में वापस 62, फिर 62 के बाद में 67, और 67 के बाद में वापस कब होंगे, तो 67 के बाद में वापस होंगे 72 के अंदर। पर 72 के अंदर चुनाव, देखिए 72 के अंदर चुनाव होने वाले थे, और अभी तक यहां तक अगर आप बात करेंगे तो चुनाव लोकसभा और प्लस विधानसभा के चुनाव साथ में होते थे, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है साथ में होते थे। पर इंदिरा गांधी ने 71 के अंदर ही कहा, 71 के अंदर कि हमें जो है प्री इलेक्शंस करवाने। प्री इलेक्शंस मतलब कि 72 से पहले ही हमको जो है इलेक्शंस करवाने, ठीक है। अब प्री इलेक्शंस क्यों करवाने, तो देखिए कहीं ना कहीं होता क्या था कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और बहुत सारी केंद्रीय पार्टियां, तो कहीं ना कहीं होता यह था कि जो आपके रीजनल मैटर है, आपके जो क्षेत्र के जो मैटर है, उसकी वजह से क्या है कि सेंटर के इलेक्शन जो है वो इफेक्ट कर जाते थे, है ना, कि आपके अगर आपका कोई लोकल एरिया है, वो अगर आपका वहां पे जो आपके विधायक है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनसे गुस्सा होकर आप जो है केंद्र के अंदर भी जो है ढंग से वोट नहीं देते, और कहीं ना कहीं जो आपकी रीजनल इलेक्शन है उसका इफेक्ट जो है वो सीधे सीधे जाके जो है सेंटर के इलेक्शन पे पड़ता था। तो वो कहीं ना कहीं जाके जो है सेंटर के इलेक्शन पे पड़ता था। इस वजह से जो है सरकार ने कहा कि 1971 के अंदर चुनाव करा दिया जाए, और ये केवल लोकसभा के चुनाव होंगे, ठीक है, ये केवल जो है लोकसभा के चुनाव होंगे, और इस वजह से जो है ये चीजें स्टार्ट करेगी। अब 1971 के अंदर डिसाइड हो गया कि 71 के अंदर जो है इलेक्शन होने वाले हैं। अब इंदिरा गांधी की रैली होना स्टार्ट हुई, और रैली जब स्टार्ट हुई तो 1971 के अंदर इलेक्शन के अंदर जो है इंदिरा गांधी का बड़ा फेमस नारा था, है ना, कि बोले मैं तो चाहती हूं गरीबी हटाना, पर वो चाहते हैं इंदिरा को हटाना। वो कौन, तो ऑपोजिशन वाले, है ना, कि मैं तो चाह रही हूं गरीबी हटाऊं, मैंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहा, वो कैंसिल कर दिया सरकार ने, मैंने प्रीवी पर्स खत्म करना चाहा, बोले हम बहुत सारा पैसा जो है राजा महाराजाओं को देते तो हम उसको भी रोके, तो हमने प्रीवी पर्स को खत्म करना चाहा, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी हटा दिया। तो मैं तो चाहती हूँ गरीबी हटाना, पर वो चाह रहे हैं कि इंदिरा को हटा दिया जाए। तो लोग बाग पर चिल्लाते थे कि नहीं, इंदिरा को लाओ, गरीबी हटाओ, समझ गए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इंदिरा हटाओ, विपक्ष कह रहा है, पर लोग बाग उस समय एक साथ आवाज के अंदर चिल्लाते थे कि इंदिरा को लाओ और गरीबी हटाओ, ठीक है। तो ये काफी फेमस सा एक नारा हुआ, और 1971 के अंदर जो है हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जो है इलेक्शन जीत गई, और भारी बहुमत के साथ में जो है इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद में सत्ता के अंदर आई, और बहुत ज्यादा इनके पास में जो है मतलब इनकी सरकार बन गई आराम से, कोई प्रॉब्लम आया नहीं इसके बाद में। अब 1971 के अंदर क्या हुआ, 1971 के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है दिसंबर के अंदर, और वो होती है भारत पाकिस्तान की वॉर। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई 1971 के अंदर, और इसके अंदर जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट करा, और एक नया देश बना बांग्लादेश। बांग्लादेश किसकी वजह से बना था, तो भारत की वजह से बना था, क्योंकि इंडिया ने जो है बांग्लादेशियों के फेवर के अंदर, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, उनके फेवर में लड़ाई करी। और इसमें जो है इंदिरा गांधी की वैल्यू केवल भारत ही नहीं, बल्कि आप देखिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बन गई थी। पूरी दुनिया जो है देख चुकी थी कि एक बहुत कद्दावर नेता आ चुका है भारत के अंदर, वो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक बहुत बड़ी लड़ाई जो भारत जो देखी, जिसने के अंदर अपन इंडिया पाकिस्तान की वॉर बोलते हैं, और इसके अंदर पार्टिसिपेट करा, और पार्टिसिपेट करा ही नहीं बल्कि जीते भी, और बांग्लादेश पूरा एक देश बच गया, पूरा एक नया देश स्थापित हुआ।
तो इंदिरा गांधी की वैल्यू 1971 के अंदर बहुत बढ़ गई। और इसका फायदा मिला इनको जब नेक्स्ट 72 के अंदर, जैसे भी हमने बताया ना कि 72 के अंदर इलेक्शन होने वाले थे, और इसका फायदा मिला इनको 1972 के अंदर विधानसभा इलेक्शन के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए इसके अंदर इसको बहुत फायदा मिला, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो चुकी थी इंदिरा गांधी की। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आप देखिए पूरे भारत के अंदर अगर आप केवल और केवल तमिलनाडु को साइड में हटा दें तो तमिलनाडु के अलावा पूरे के पूरे भारत के अंदर जो है कांग्रेस की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। इनकी जो तूती थी वो पूरे भारत के अंदर बोलती थी। इंदिरा गांधी का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था। एक पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश बनाना, उसके बाद में विधानसभा इलेक्शन, पूरे भारत के अंदर तमिलनाडु छोड़ के हर एक राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार जो है वो स्थापित हो चुकी थी। तो अब बहुत स्ट्रांग एक लीडर बन गई थी इंदिरा गांधी पूरे भारत के अंदर। और फिर इन्होंने कहा कि अब मुझे जो है वो काम करने हैं जिनकी वजह से प्रीवी पर अटका हुआ था, जिनकी वजह से जो है नेशनलाइजेशन नहीं हो पाया बैंकों का। तो अब इन्होंने क्या करा, तो संविधान के अंदर मेजर जो है अमेंडमेंट करना स्टार्ट करें। तो अपन मेजर अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन मेजर अमेंडमेंट्स जो है इन्होंने कौन कौन से करें। तो जैसे ही इन्होंने संविधान के अंदर संशोधन स्टार्ट करें, क्योंकि अब मेजोरिटी के अंदर सरकार है, मेजोरिटी के अंदर सरकार है तो इनको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं संविधान के अंदर संविधान में संशोधन करने का। तो इन्होंने संशोधन स्टार्ट करे। उससे पहले मैं आपको एक मैटर बताना चाहता हूँ 1968 का। 1968 का एक मैटर है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। और गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट के अंदर एक फैसला आया था सरकार का, और उसमें कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये गोलकनाथ वाले केस के अंदर जो है फैसला आया, और इसी फैसले को पलटने के लिए इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन करा, जिसको हम बोलते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कब का था, तो ये था आपके 1972 का, 1971 का था ये। 1971 के अंदर जो है ये इलेक्शन इन्होंने जो है अमेंडमेंट करना स्टार्ट करा। और इसके अंदर ये अमेंडमेंट करा, इन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के एनी पार्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट कर सकती है, एनी पार्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी जो है अमेंड करा जा सकता है। और इस 24 CA के अंदर एक बात और लिखी गई, इन्होंने कहा कि अगर प्रेसिडेंट के पास में कोई बिल जाता है जिसके अंदर संविधान के संशोधन के बारे में बातें करी गई है और वो संविधान में संशोधन करना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट के लिए ये कंपलसरी हो जाता है अपना कंसेंट देना। ये प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी है कि वो अपना कंसेंट दे, या एसेंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं एसेंट वर्ड भी होता है। तो जो हमारे राष्ट्रपति है वो उनको कंपलसरी बाउंड कर दिया गया है कि वो अपना एसेंट जो है वो इसके अंदर दे। और ये 24th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इसके अंदर करा गया। और इसके बाद में क्या करा गया, तो इससे क्या हुआ, तो गोलकनाथ का जो फैसला था उसको जो है पलट दिया गया। उसके बाद ये इंदिरा गांधी जो है वो यहाँ पे रुकी नहीं, और इन्होंने जो है एक और अमेंडमेंट करा, वो था 25th अमेंडमेंट। और 25वां अमेंडमेंट जो था इसके अंदर इन्होंने क्या करा, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इस राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से हटा के क्या कर दिया, तो इसको जो है लीगल राइट कर दिया। अब फंडामेंटल राइट से लीगल राइट क्या करा, क्योंकि उस समय बहुत सारे जो है राज्यों के लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो आ रहे थे, और उसके अंदर क्या होता था कि राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर क्या करा इन्होंने चेंज, इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर चेंज ये करा कि कोई भी अगर कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम करना है और उसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी ले लेती है सरकार, तो आपको क्या दिया जाएगा, कंपनसेट करा जाएगा। अब ये कंपनसेट वर्ड जो है वो संविधान के अंदर लिखा हुआ था कि आपको जो है कंपनसेट कर दिया जाएगा। इस 25th अमेंडमेंट एक्ट के बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंपनसेट वर्ड हटा के और इन्होंने कह दिया कि अमाउंट दिया जाएगा। समझ गए। अब अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी ज़मीन 100 रुपये की है तो वो 100 रुपये की ज़मीन के जो है आपको अमाउंट 10 रुपये भी दे सकते हैं, 8 रुपये भी दे सकते हैं, जितना सरकार चाहे। क्योंकि इसमें कंपनसेट के अंदर क्या होता है, कंपनसेट के अंदर कहीं ना कहीं इक्वली वैल्यू के आसपास की बात हो जाती है कि अगर 100 की ज़मीन है तो 80-90 रुपये तो आपको दे देगी सरकार। पर अमाउंट लिख दिया कंपनसेट हटा के कि अब सरकार जो है, सरकार की जितनी मर्जी होगी उतना जो है वो आपको दिया जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ और चेंज करी गई कि हमारे राज्य के नीति निर्देशित तत्व होते हैं जिसको अपन DPSP बोलते हैं। इस DPSP के अंदर जो है 39वें आर्टिकल के अंदर 2 सेक्शन है, B और C। ये सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, सोशलिज्म के बारे में जो है बात करी गई है इन आर्टिकल के अंदर। इन्होंने कहा, जो इस अमेंडमेंट एक्ट हुआ इसके अंदर इन्होंने कहा कि अगर आप फंडामेंटल राइट 14
फंडामेंटल राइट 19 और फंडामेंटल राइट 31 की अगर आप बात करें, आर्टिकल 14, 19 और 31, अगर इनमें से किसी भी आर्टिकल के बारे में बात करी जाएगी कभी भी, और वहां पे अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है डीपीएसपी से, तो हमेशा इन वाले जो सेशन है, जो आर्टिकल है, इनको ज्यादा सुपीरियर माना जाएगा एज कंपेयर टू इनसे। ये भी चेंज करा गया किसके अंदर, तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है इन्होंने ये भी जो है चेंज करा। उसके बाद में और क्या करा, उसके बाद में यहाँ पे रुके नहीं, इन्होंने जो है 26वां जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था, जो काफी इनको परेशान कर रहा था, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इन्होंने करा, जिसके अंदर किसके बारे में बातें थी, तो प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया। प्रीवी पर्स जो था, इस प्रीवी पर्स को जो है खत्म कर दिया गया। इवन राजा महाराजा जो टाइटल लगाते थे, वो टाइटल भी जो है वो खत्म कर दिए गए, है ना। जैसे आप देखेंगे महाराजाधिराज जो है इस तरीके के टाइटल यूज करा करते थे, उनको जो मिलने वाला जो पैसा है वो पैसा भी जो है वो खत्म कर दिया। ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों चीजों को क्या करा इन्होंने, अबॉलिश कर दिया। 26वां संविधान संशोधन करके जो भी चीजें थी उसको जो है इन्होंने अबॉलिश कर दिया। उसके बाद में 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करा इन्होंने, मैं वैसे बता देता हूं आपको, अपने काम का नहीं है, मतलब संबंधित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको जो है नई यूनियन टेरिटरी बना ली थी, नई यूटी जो है वो 27th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है वो इन्होंने बनवा दी थी। और क्या करा, और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन जो इनके पिताजी भी चाहते थे, नेहरू जी भी कब से करना, और लाल बहादुर शास्त्री साहब भी करना चाहते थे, पर वो हो नहीं पाया, वो था आईसीएस से रिलेटेड। आईसीएस जिसकी आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, जैसे इसको पहले अभी अपन आईएएस बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। था क्या इसके अंदर, आईसीएस के अंदर, तो पहले देखिए अगर आप इसको बात करें हिंदी के अंदर, तो इसको हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही। जनता के नौकर नहीं, शाही नौकर, मतलब एलाइड क्लास, एकदम भयंकर। तो पहले होता क्या था, पहले इसके अंदर ऐसा था नौकरशाही के अंदर, कि इसके अंदर जैसे है ना, जब संविधान लिखा गया तो नौकरशाही के बारे में भी एक आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ, 314, आर्टिकल 314 जो है वो आपके सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ही है। इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ गया था, इसके अंदर सर्विसेज का जो आर्टिकल है 314, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि आप की कोई भी जो आप कह लीजिए कोई भी आपकी फैसिलिटी है उसको नेगेटिवली चेंज नहीं कर सकते, समझ गए, नेगेटिवली जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब नेगेटिवली चेंज करने का मतलब क्या है, कि जैसे आपकी सैलरी कम नहीं कर सकते, आपका वर्किंग पीरियड जो है वो कम नहीं कर सकते, है ना, तो नेगेटिवली जो है वो आपकी चीजें चेंज नहीं कर सकते, वो इसके अंदर आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था। और ये देखिए पहले क्या था, अभी आप कलेक्टर आज के टाइम पे भी बहुत बड़ा है, कलेक्टर उस टाइम पे भी बहुत बड़ा था, पर उस टाइम पे उसके पास में बहुत सारी चीजें थी। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल समझाऊं, तो पहले का जो कलेक्टर था उसके पास में सिविल राइट्स भी थे, और उसके पास में जो है क्रिमिनल राइट भी थे, क्रिमिनल राइट भी थे और सिविल राइट भी थे। क्रिमिनल राइट्स मतलब देखिए दो तरीके के मामले होते हैं, एक जब आप स्टेट के खिलाफ जिसमें कोई क्राइम हुआ तो क्रिमिनल राइट्स, और पर्सन टू पर्सन का कोई मैटर हो, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इस तरीके का कोई मैटर हो तो वो सिविल राइट्स होते हैं। अभी सिविल राइट्स के अंदर थोड़े बहुत अधिकार जो है मजिस्ट्रेट वाले हैं कलेक्टर को, पर पहले क्रिमिनल के अंदर भी थे कि अगर कोई आरोपी है, क्राइम कराया जिसने, तो उसके लिए भी जो सजा का प्रावधान है वो कलेक्टर को था कि वो सजा उसको जो है दे सकता है। पर सीआरपीसी एक्ट जो 1976 के अंदर आया था उसके बाद इसको जो है वो खत्म कर दिया गया, है ना। पर अभी जो है सिविल राइट जो है अभी इनके पास में, जैसे अभी आपने सुना होगा कि कलेक्टर जो है अपनी पावर का यूज करके धारा 144 जो है वो लागू कर सकता है, तो ये अब लिमिटेड राइट्स हो गए, पर पहले बहुत ज्यादा राइट्स थे, पर आप चेंज नहीं कर सकते थे पहले की अगर अपन बात करें। पर इस अमेंडमेंट के बाद में क्या करा गया, तो इसके अंदर जो है चेंज करा गया, और उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे, अगर भारत की सरकार चाहे तो वो इनको जो है रेगुलेट कर सकती है, इनकी जो भी फैसिलिटी है उसको रेगुलेट कर सकती है, कम करना चाहे कम कर सकती है, बढ़ाना चाहे बढ़ा सकती है, पर अब सरकार को जो है वो अधिकार हो गया है। और इसके बाद में इनके जो प्रिविलेजेस थे, आईसीएस के जितने भी प्रिविलेजेस थे, वो प्रिविलेजेस को सबको जो है अबॉलिश कर दिया गया 28th अमेंडमेंट एक्ट के बाद में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 28th अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद में है 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो है केरला के 2 रिफॉर्म्स थे, केरला के 2 लैंड रिफॉर्म्स थे। इन लैंड रिफॉर्म्स को क्या करा, इन दोनों को जो है, संविधान के 12 शेड्यूल है, उसके अंदर पहले जो है 9 शेड्यूल के अंदर एक बात लिखी हुई थी कि किसी भी लॉ को उठा के अगर आप 9 शेड्यूल के अंदर डाल दोगे तो जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता, समझ गए, कि कोई भी जुडिशियल बॉडी है वो इसका रिव्यू नहीं कर सकती कि सही है गलत है। तो केरला के 2 लैंड रिफॉर्म्स थे, इनको 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया था। यही कारण है, अगर एक बहुत बड़ा केस
आपने कभी सुना हो केशवानंद भारती केस, तो वो इसी से रिलेटेड था। केशवानंद भारती केस जो केरल का आपने सुना होगा, बड़ा फेमस था। तो केशवानंद भारती केस, जिसके फैसले के अंदर ये कहा गया कि आप चाहें जितना संविधान का संशोधन कर दे, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो वो इसी केस के अंदर आया था जजमेंट, और ये वो इसी से संबंधित था। तो 29वें संविधान संशोधन के अंदर क्या करा गया, तो केरल के जो 2 लैंड रिफॉर्म एक्ट थे इनको उठा के जो है 9th शेड्यूल के अंदर जो है डाल दिया गया। उसके बाद में 30वां 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये और भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए क्या करा गया, देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं। इसके अंदर क्या बातें हुई, पहले क्या होता था कि पहले हाई कोर्ट से, देखिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अगर आपको जाना है तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपीलिएट है। अपीलिएट मतलब कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। पहले हाई कोर्ट के अंदर फैसला हो जाएगा, फिर अगर वो आपको समझ में नहीं आता तो आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले मतलब इसमें ऐसा कर दिया गया कि जैसे एक तो 20,000 से ऊपर के मैटर ही सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, है ना। और उसके अंदर क्या कर दिया गया कि अभी 30th CAA के बाद में क्या कर दिया गया कि अगर सब्सटेंशियल मैटर ऑफ लॉ है कि अगर कानून की कहीं व्याख्या करनी है या कानून के बारे में कहीं अड़चन आ रही है तो ही आप जो है अपील कर सकते हैं। कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर आप छोटे मोटे मैटर हैं तो छोटे मोटे मैटर के ऊपर जो है आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे बार पहले जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। अब इसमें सरकार ने क्या पक्ष दिया, तो सरकार ने पक्ष दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जो है सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस को लेके ओवरलोड हो चुकी है, और ओवरलोड कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम ऐसे लेके आ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशनल मैटर ऑफ लॉ है तो ही आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर कानून की व्याख्या करनी है, कानून के बारे में जानकारी चाहिए, तो ही सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, अदरवाइज नहीं जाया जाएगा। अब ये चीज जो है कांग्रेस के लिए कहाँ फायदेमंद थी, या आप कह सकते हैं कि अब पूरा काम जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ। तो देखिए इसके अंदर कहाँ ये काम में आई, तो वो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। तो इंदिरा गांधी के एक बेटे थे, छोटे बेटे, आपने नाम सुना होगा इनका, इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी। अगर आप देखें तो असली जो इमरजेंसी के आप कहें कि पर्दे के पीछे से चलाने वाला कोई इंसान जो था इमरजेंसी को, वो कहीं ना कहीं संजय गांधी ही थे। इन्होंने ही पूरी इमरजेंसी को जो है पर्दे के पीछे से ऑपरेट करा है बैठ के। और एक बहुत अड़ियल टाइप का इनका नेचर हुआ करता था, मतलब ऐसा समझते थे ये दूसरे जो नेता थे उन किसी भी नेता से जो है ढंग से बात नहीं करते थे। इनको ऐसा लगता था कि इन सबको जो है हम पाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस फैमिली से आते थे। आपने सुना नेहरू फैमिली स्टार्टिंग से चलती हुई आ रही है, इंदिरा गांधी है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि सारे नेताओं को हम ही पाल रहे हैं। तो इनका रवैया भी बड़ा अड़ियल रहता था। और ये जो है रोल्स रॉयस से एक बार ट्रेनिंग लेके आए थे, रोल्स रॉयस गए थे और वहां पे इन्होंने देखा कि किस किस तरीके से जो है गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, किस किस तरीके से क्या करा जाता है, और वो सब कुछ ये सीख के आए। और ये सीख के आने जो है सीख के आए, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे अब जो है भारत के अंदर छोटी कार का प्लांट लगाना है। अब छोटी कार का प्लांट लगाना है तो संजय गांधी को जो है 300 एकड़ की जो है जमीन दी गई हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के जो CM थे बंसीलाल जी, उन्होंने इनको जो है जमीन दी 300 एकड़, और 300 एकड़ के ऊपर जो है प्लांट लगाने की बात हुई। और फिर जो है टेंडर मंगाया गया दूसरी कंपनियों से कि कौन कौन क्या क्या करते हैं। उसके बाद में एक कंपनी लगी हरियाणा के अंदर, नाम आपने सुना ही होगा, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के अंदर मारुति और सुजुकी का टाइप हुआ है। अभी तो सुजुकी अलग हुई, पर मारुति और सुजुकी जो है इन दोनों का टाइप हुआ है। और वो मारुति जो है वो ये संजय गांधी जी की कंपनी है, जो इन्होंने जिसके अंदर 300 एकड़ का जो ये प्लांट जो है लगा था, वो इसी के बारे में। अब देखिए हुआ क्या कि 300 एकड़ का प्लांट लगाना है, तो सरकार के पास में 300 एकड़ जमीन है नहीं। सरकार ने क्या करा है, किसानों से जमीन हथियाई है ना, लैंड रिफॉर्म एक्ट ला के। अब हुआ क्या, तो लैंड रिफॉर्म एक्ट को हमने कहाँ डाल दिया है, 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया। बहुत सारे राज्यों के 9 शेड्यूल में डाल दिए थे, तो आप वैसे नहीं सुन सकते। अब अगर आपको इस पे बात करनी भी है, इस पे मैटर होगा भी, तो इस पे मैटर होगा तो आप हाई कोर्ट, तो देखो हाई कोर्ट में तो राज्य की सरकार, अभी अपन ने बात करी कि सारे राज्य के अंदर सरकार किसकी है, तो कि कांग्रेस की। और हाई कोर्ट तो फिर सरकार की बात सुन लेता है। तो हम मान के चलते हैं कि हाई कोर्ट तो इतना बड़ा मैटर है नहीं, हाई कोर्ट में मामला सुलझा लेंगे। अब अगर वही किसान अपनी बात लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बोल दिया कि अगर लॉ का मैटर है तो ही बातें जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और इस मैटर के अंदर ये कुछ कर नहीं सकते थे, और इस वजह से जो है यहाँ पे संजय गांधी के लिए जो है 300 एकड़ का प्लांट जो है वो लगाया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इस जो अभी एकदम बात कनेक्ट हुई, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि ये
जो संविधान संशोधन हुआ है 30वां सॉरी, वो कहाँ कहाँ काम में है। ठीक है, उसके बाद में एक 31st अमेंडमेंट एक्ट है। 31st इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप समझ लीजिए 31st के अंदर क्या करा। तो 31st के अंदर लोकसभा की सीटें जो 525 हुआ करती थी, इसको बढ़ा के 545 कर दी। 545 जो है वो कर दी थी 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में। ठीक है, संविधान संशोधन 31वां करके, और जो सीटें हुआ करती थी 525, इसको जो है बढ़ा के कितनी कर दी, 545 कर दी थी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ, है ना, जो अपन बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। अब अपन बात करते हैं जुडिशरी के बारे में कि ये क्या चाहते थे। ये देखिए, जो इंदिरा सरकार थी ये चाहती थी कमिटेड जुडिशरी के बारे में बातें। अब ये कमिटेड जुडिशरी होता क्या है, तो कमिटेड जुडिशरी के अंदर क्या है कि जो सरकार चाहती थी वो चाहती थी कि देखिए जुडिशरी जो है सेपरेट है बिल्कुल लेजिस्लेटिव से, है ना, कि ये बिल्कुल एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी बिल्कुल अलग है, दोनों एक अलग अलग पिलर है। पर सरकार का मानना था कि वो कम से कम जो है हमारे प्रति कमिटेड रहे, हमारे नहीं तो कम से कम संविधान के प्रति जो है कमिटेड रहे। और हुआ ये, इसके अंदर इन्होंने क्या करा, एक इन्वॉल्वमेंट जो इंदिरा गांधी के द्वारा लिया गया। देखिए होता क्या है, अभी के अपन अगर बात करें, आज की बात करें, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इन केस, अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रिटायर हो रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होंगे तो नेक्स्ट जज कौन बनेगा, नेक्स्ट सीजेआई कौन बनेगा, या नेक्स्ट सीजेआई कौन बनेगा, तो नेक्स्ट जज वो बनेगा जो उस एरिया, उसके अंदर जो जजों का जो ग्रुप है उसके अंदर सीनियर मोस्ट जो जज होगा, सीनियर मोस्ट जज ही अगला सीजेआई बनेगा। ठीक है, यही प्रथा चलती हुई आ रही थी, शुरू से भी यही प्रथा चलती आ रही थी, और अभी भी जो है आज के टाइम पे भी अगर आप बात करें तो आज के टाइम पे भी जो है यही प्रथा है। ठीक है, अब हुआ क्या, पर ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये किसी भी संविधान के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि सीनियर मोस्ट ही बनेगा। और इंदिरा गांधी को यही लगा, इंदिरा गांधी ने कहा कि जब कोई लिखा हुआ ही नहीं है तो फिर इसका मतलब अपन तो राजी हैं, अपन कुछ भी कर सकते हैं। और वही इंदिरा गांधी ने करा। कि हुआ क्या, देखिए मैं हुआ क्या फिर मैं आपको समझाता हूँ। कि तिथि थी 24 अप्रैल 1973। अब बात तारीखें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसके बारे में कभी और सेपरेट टॉपिक बनाएंगे। 24 अप्रैल 1973 को एक फैसला आता है केशवानंद भारती केस का। केशवानंद भारती केस का फैसला आता है 24 अप्रैल 1973 को। और इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजेआई जिसको अपन बोलते हैं, उनका नाम है एसएम सीकरी, सर्वमित्र सीकरी, ये इनका जो है नाम है। 24 अप्रैल को इन्होंने फैसला सुनाया, एसएम सीकरी सीजेआई साहब थे आपने सुप्रीम कोर्ट के, और अगले ही दिन 25 अप्रैल को इनका रिटायरमेंट था। और जब इनका रिटायरमेंट हुआ तो जो सीनियर मोस्ट थे उनका नाम था जयशंकर मणिलाल शिलाट। ठीक है, इनको बनना था। पर क्योंकि इंदिरा गांधी ने देखा कि कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है नहीं कि जो सीनियर मोस्ट होगा वही बनेगा, वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, और यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना केवल सीनियर मोस्ट जज को बल्कि इनके बाद 2 जज को और छोड़ के जो थर्ड मोस्ट सीनियर जो नंबर के जो जज थे A.N. रॉय, इनको इंदिरा गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इनको बना दिया, A.N. रॉय को। ठीक है, A.N. रे, रॉय नहीं थे ये, रे थे, A.N. रे, इनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। इस वाले पूरे प्रोसेस को छोड़ के, सीनियर मोस्ट वाली प्रोसेस को पूरे को त्याग के और नीचे से उठा के जो है A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। अब आप खुद सोचिए कि जो गवर्नमेंट मशीनरी हेड कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हमारी इंदिरा गांधी है, वो अगर किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाएंगे जो कि चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बनने के लिए उस समय एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि उनसे ऑलरेडी ऊपर काफ़ी सारे सीनियर जज थे, और अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के फेवर में ही बात करेंगे। और यही हुआ कि कहीं अगर आप बात करेंगे इमरजेंसी के अंदर, तो इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे फैसलों को उल्टा दिया गया, बहुत सारे फैसलों को पलटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? A.N. रे, और A.N. रे को बनाया किसने था? तो इंदिरा गांधी ने जो है वो इनको A.N. रे को बनाया था। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे ही मालूम पड़ता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है A.N. रे बन गए हैं और सीनियर मोस्ट नहीं है, तो बात बुरी लगती है किसको? अब जो नाम निकल के आएगा, ये नाम आप काफी बार सुनेंगे, उनका नाम था J.P. नारायण। काफी बार आप इनका नाम सुनेंगे, इनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस गांधीवादी विचार के नेता थे और गांधी जी के साथ में जो रहते थे, और बाद में क्या हुआ कि इनकी जो है पॉलिटिक्स से अलग हो गए थे, एक्टिव पॉलिटिक्स से। इनको लगा कि
क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी क्या कहती थी? गांधीयन आइडियोलॉजी कहती थी कि पहले आप विलेज के अंदर सरकार चुनो, फिर ये विलेज जो है वो स्टेट की सरकार चुनेगी, और फिर ये बहुत सारी स्टेटों की जो सरकार चुनेगी, ये मिलके जो है सेंटर की सरकार चुनेगी। इस तरीके से होगा क्या? तो विलेज का आदमी जो है वो यहाँ पे जाके राज करेगा। ये गांधीयन आइडियोलॉजी थी, इसको ये भी जो है फेवर करते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। हमारे यहाँ पे पार्टी सिस्टम बन गया, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि समाज की सेवा करके भी हम काम कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है, एक्टिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। और जेपी नारायण फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग हो गए थे। फिर उसकी इनकी जो पत्नी थी उनका देहांत हो गया, तो ये अपने गांव पटना चले गए थे, और पटना के पास में इनका गांव हुआ करता था, वहां पे रहते थे। और एक दिन इनको मालूम पड़ता है कि एन रे को जो है इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बना दिया गया है। तो इनको ये बात काफी बुरी लगती है, और ये जेपी नारायण जो है ये एक ओपन लेटर लिखते हैं। ओपन लेटर जो है जेपी नारायण के द्वारा लिखा जाता है, और इसके अंदर जितने भी कांग्रेस के एमपी एमएलए थे सबको इसके अंदर बोला गया कि आप क्या कर रहे हैं। ये कहीं देखिए 15 दिसंबर की बात है, तारीख को थोड़ा ध्यान रखते जाइएगा, 15 दिसंबर 1973 की बात है। और ओपन लेटर के अंदर सारे एमपी एमएलए कांग्रेस के उनको बोला कि इस तरीके से आप गवर्नमेंट की मशीनरी का जो है आप नाश नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं नाश है। और फिर जेपी नारायण को लगा कि उनको भी जो है इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को समझाना चाहिए, है ना, जिनको वो प्यारी इंदू बोल के संबोधित करते थे इंदिरा गांधी जी को। तो उन्होंने कहा कि उनको समझाना चाहिए कि इस तरीके से जो है तानाशाह की तरफ ना बढ़े, है ना, वो एक राजनेता के रूप में रहे, तानाशाह ना बने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके तानाशाह बनती जा रही थी। तो उनको रोकने के लिए फिर इनको लगा कि मुझे जो है एक सभा करनी चाहिए, और उन्होंने इसी वजह से जो है सारे जितने भी विधायक थे सबको जो है लेटर लिखा। अब थोड़ा आगे चलते हैं उसके बाद में, और उसके बाद में देखते हैं हुआ क्या। तो अभी अपन बात कर रहे थे 1973 तक की बात आ चुकी है, तो 1973 को ही कंसीडर करते हैं, और 1973-74 के बारे में बात करते हैं। क्यों? ये काल जो है अब डिक्लाइनिंग है, अब कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का जो है डिक्लाइनिंग पीरियड स्टार्ट हो गया यहां से, ठीक है। जो बूम उन्होंने 1971-1972 के अंदर लिया था कि पूरे भारत के अंदर केवल तमिलनाडु को छोड़ के हर राज्य में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी मजबूती से सरकार, वो कहीं ना कहीं अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि 1973-74 के अंदर जो है इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत सारे आए। अब ये इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो क्या क्या थे उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चैलेंज था वो ये था कि क्या हो रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जिसको अपन बांग्लादेश बोलते हैं, और ये कंटिन्यू जो है परेशान करता था बांग्लादेश को काफ़ी, और उसके चलते भारत के अंदर जो है 1 करोड़ रेफ्यूजी जो है भारत के अंदर आ चुके थे। अब 1 करोड़ रेफ्यूजी आ चुके थे, आज के टाइम पे आप बात करो तो 1 करोड़ जनसंख्या है तो ज़्यादा ही, और ये तब उस समय और ज़्यादा हो जाएगी जब आपके देश की जनसंख्या ही 50 करोड़ हो, और 50 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ रुपए इनको रखना। देखिए, वैसे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे तो उन्होंने जो है काफ़ी सारे साउथ के इकोनॉमिस्ट लेके और काफ़ी सारा अच्छा काम करा। इन्होंने देखा कि किस किस तरीके से हम किसानों की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म्स करे जिसको आप ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो करा गया। पर कहीं ना कहीं आप इस समय भी 1973-74 के अंदर भी जो किसानों की खेती है वो मानसून का एक जुआ हुआ करती थी कि मानसून अगर अच्छा आएगा तो खेती अच्छी होगी, वरना अकाल पड़ जाएगा। और उस समय 1 करोड़ रिफ्यूजी को खिलाने के अलावा इनको सेटल भी करवाना है, इनको जगह भी चाहिए रहने की, तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम थी हमारे लिए 1 करोड़ लोगों को संभालना। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर एक ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी वॉर इन्फ्लेशन। वॉर इन्फ्लेशन क्या? तो देखिए, अभी अभी हमने युद्ध खत्म करा है, और जब हमने युद्ध खत्म करा है तो युद्ध से कहीं ना कहीं नुकसान तो बहुत सारा होता ही है ना, बहुत सारा नुकसान था। तो इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ चुकी थी, है ना, 30-30% तक महंगाई जो है कंटिन्यू बढ़ गई थी इस वॉर इन्फ्लेशन के चलते हुए। तो वॉर इन्फ्लेशन भी जो है कहीं ना कहीं हो ही चुका था। उसके बाद अगर अपन बात करें तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ऑयल क्राइसिस आ चुके थे, ऑयल क्राइसिस आ चुके थे, और इसी समय जो है ड्रॉट, जिसको आप अकाल बोलते हैं, अकाल पड़ा था भारत के अंदर, खाने पीने की वस्तुएं जो है प्रॉपर नहीं थी। तो अब काफ़ी सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए थे। देखिए, ये दो हमारे भारत के हाथ में, या आप कह लीजिए इंदिरा गांधी के हाथ में नहीं थे, ये तो घटना था जो घटे, पर ये दो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के हाथ में थे, ठीक है। और इनको जो है रोकने का किसी प्रकार का कोई प्रबंध करा नहीं गया। और उसके बाद में जो है इकोनॉमिक चैलेंज के बाद में जो है बहुत सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई देश के अंदर। अब देश के अंदर जब हमको इकोनॉमिक इन चैलेंजेस को जो है ओवरकम करना है तो हमको कुछ ना कुछ चीज़ें करनी ही पड़ेगी। अब इसको हमने क्या क्या करा, उसके लिए आपको जो है 3 राज्य के बारे में अपन बात करते हैं, 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं गुजरात के बारे में।
देखिए गुजरात के अंदर क्या हो रहा था, गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट उस समय गुजरात ने एक रोल प्ले करा। देखिए हुआ क्या, आपने भी सुना होगा कि इस तरीके से जब मंदी बढ़ी इस समय 1973-74 के अंदर जब इन्फ्लेशन वाला जो सीन बना, तो उस समय हुआ क्या, सरकार ने क्या करा, कॉलेजों की फीस बढ़ा दी। कॉलेजों के अंदर जो मैथ्स होता था, मैथ्स की फीस बढ़ा दी। उस मैथ्स की फीस को लेकर बहुत जगह आंदोलन होना स्टार्ट हुए। ऐसा ही आंदोलन जो है गुजरात के अंदर भी हुआ, पर उसका और कारण भी था। गुजरात की सरकार जो समय हुआ करती थी वो काफी भ्रष्ट सरकार थी, है ना, मतलब कि कुछ भी अगर वो काम कर रहे हैं तो पैसे लेके काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्ट थी। और उस समय गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था चिमन भाई पटेल। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था चिमन भाई पटेल। और इनके लिए तो इस तरीके से नारे स्टार्ट हो गए थे कि चिमन चोर, ठीक है, चिमन चोर जो है, इस तरीके से जो है नारे स्टार्ट हो गए थे। और ये काफी ज्यादा जो है इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए गए, बहुत सारा कि करप्शन करते हैं। और उसी समय क्योंकि देखिए मोरारजी देसाई थे, उनको बनना था प्रधानमंत्री, पर इंदिरा गांधी क्योंकि पावरफुल हो गई तो उनको लगा कि अब उनकी गद्दी उनके हाथ में है नहीं, और अपन आगे बढ़ेंगे। इनसे जो है मोरारजी देसाई से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी छीन ली गई थी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो छीन ली थी। क्योंकि देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो वो रहे, पर पोर्टफोलियो किसी से भी ले सकता है प्रधानमंत्री, और इनसे जो है पोर्टफोलियो ले लिया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये चीज से नाराज हुए कौन, तो मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने जाके जो है हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठ गए। मोरारजी देसाई जो है हंगर स्ट्राइक के ऊपर जाके जो है बैठ गए मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जो ये चिमन भाई पटेल जो है इनको यहां से हटाया जाए। और वहीं पे जो अपन ने बात करी, मैंने आपको बताई, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज था। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर क्या हुआ था, तो मैंने आपको बता दी कि प्राइसेस जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई थी। और प्राइसेस बढ़ाने की वजह से जो है यहाँ के जो स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट ने जो है स्ट्राइक कर दिया। और स्टूडेंट ने स्ट्राइक करने के बाद में जो है पूरे गुजरात के अंदर जो है बहुत डिस्टर्ब्ड माहौल बन गया। और 25 जनवरी को तो यहाँ पे कर्फ्यू लगाना पड़ गया, इस तरह की हालत हो गई थी। और गुजरात ने पहली बार 26 जनवरी जो है वो कर्फ्यू के अंदर मनाई थी, इसी समय जब अपन बात कर रहे हैं। तो बहुत बुरा माहौल हो गया था गुजरात के अंदर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। और सबकी एक ही मांग थी कि क्या हो तो चिमन भाई पटेल की सरकार हटाई जाए और वापस इलेक्शन कराया जाए। तो कहीं ना कहीं चिमन भाई पटेल गुजरात की जो सरकार है उसको डिमोलिश करा गया, उसको डिसॉल्व करा गया और यहां पे नए इलेक्शन की बात करी गई। ऐसा ही मैटर जो है यूपी के अंदर भी उठा। तो ऐसी हालत फिर जो है बिहार के अंदर हुई। अब बिहार के अंदर क्या था, तो बिहार के अंदर भी अपन बात करते हैं। तो बिहार का भी जो कहीं ना कहीं मेन मोटिव था वो यही था कि यहाँ पे भी क्या हुआ था कि मेस की प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी गई थी। मेस की जो प्राइस थी, जो हॉस्टल फीसेस थी, उनके अंदर जो है इंक्रीज कर दिया गया। मेस की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। और इसी वजह से जो है स्टूडेंट जो है काफ़ी नाराज थे। और इन्होंने कहा कि हमें फीस कम करनी पड़ेगी। और उसी समय बड़े बड़े नेता, आज के टाइम पे जो आप एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर देखते हो ना, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सब उस समय जो है छात्र नेता हुआ करते थे। इन सारे छात्र नेताओं ने जो है यहाँ पे काफ़ी जो है स्ट्राइक करी, काफ़ी हंगर स्ट्राइक जो है यहाँ पे हुई। और यहाँ के जो अब्दुल गफूर सीएम हुआ करते थे बिहार के, इनसे इस्तीफे की मांग करी गई। अब्दुल गफूर जो थे, इनको बोला गया कि आप जो है इस्तीफा दीजिए। और ये सारा जो है मैटर यहाँ पे बिहार के अंदर चल रहा था। काफ़ी सारे लोग बाग फिर इकट्ठे हुए और सारे लोग बाग इकट्ठे होकर गए किसके पास में, जेपी के पास में, क्योंकि अपन ने बात करी कि ये भी पटना ही है ना। तो जेपी नारायण के पास में सारे जन इकट्ठे होकर गए और जेपी नारायण जी को जाके बोला कि आप इस आंदोलन को जो है छात्रों के आंदोलन को संभालो। तो इन्होंने इस बात के बारे में बात करी। जेपी नारायण ने कहा कि देखिए मेरी 2 डिमांड है, मैं इस मामले को सलटा लूंगा, मैं इस मामले में जो है इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी 2 मांगे हैं। 2 मांगे क्या है कि एक तो ये केवल स्टूडेंट का मैटर नहीं रहेगा, ये पूरे जो है सबका मैटर रहेगा, ठीक है, पूरे ऑल पब्लिक जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। दूसरा ये कि ये केवल और केवल यूपी का मटेरियल नहीं है, ना बिहार का है, ये पूरे के पूरे जो है ऑल इंडिया के अंदर मैटर चलाएंगे अपन। गुजरात के अंदर आपने सुनी लिया, गुजरात के अंदर अपन ने बात करी है, गुजरात के अंदर भी कुछ इसी तरीके की हालत थी और यहाँ पे भी हालत थी। बिहार के अंदर एक इंटरेस्टिंग सी चीज और हुई। बिहार के अंदर क्या हो रहा था, बिहार के अंदर लोग बाग क्या कर रहे थे कि विधायक के घर का घेराव करते, उसको बुलाते और जबरदस्ती उसे रेजिग्नेशन साइन करवा देते।
फिर दूसरे घर पे, दूसरे एरिया के अंदर विधायक के घर को घेरा करते, विधायक को बाहर बुलाते और उससे जो है फोर्सफुली जो है उसके रेजिग्नेशन के ऊपर साइन करा देते। तो ये बात इंदिरा गांधी को मालूम पड़ी। उन्होंने कहा इस तरीके से तो सब जने विधायक अगर रिजाइन कर देंगे, तो विधायक रिजाइन कर देंगे तो फिर हमारी सरकार ही नहीं बचेगी ना, सरकार वैसे डिजॉल्व हो गई। और फिर दूसरा क्या था कि विधायक जो साइन कर रहे हैं वो फोर्सफुली कर रहे हैं। तो इसके लिए संविधान के अंदर जो है 33वां संविधान संशोधन करा गया, 33rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसके अंदर बोला गया कि कोई भी विधायक या सांसद अगर अपना रेजिग्नेशन देता है, अपना रेजिग्नेशन सौंपेगा, तो रेजिग्नेशन अपने हेड को सौंपेगा। तो या तो लोकसभा स्पीकर हो, या तो लोकसभा के अंदर स्पीकर, और या फिर विधानसभा के स्पीकर। तो होगा क्या, तो पहले इसकी जो है जांच करी जाएगी, और जांच में अगर सही पाया जाता है तो फिर वो जो है जो इस्तीफा दिया गया है उसको एक्सेप्ट करा जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। कि अगर फोर्सफुली है तो अगर चाहे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और उनको लगा कि नहीं अपने मन से दे रहा है तो फिर एक्सेप्ट करा जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए 33वां संविधान संशोधन लाना पड़ा कि ऐसा ना हो कि अगर ये ट्रेंड चालू हो जाए, और ये ट्रेंड चालू हो जाएगा तो फिर पूरे भारत के अंदर जो है लोग बाग पकड़ पकड़ के इस तरीके से जो इस्तीफा दिलवा देंगे। तो इस वजह से जो है इस चीज़ों को रोकने के लिए जो है 33वां संविधान संशोधन लाया गया। और बिहार के अंदर जो है ये बड़े लेवल पे जो है स्टार्ट हुई जो स्ट्राइक थी, और इसी को देखते देखते फिर जो हमारे जेपी नारायण थे, इन्होंने दिल्ली के अंदर जो है रामलीला मैदान के अंदर, दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर साइलेंट प्रोटेस्ट करा। इन्होंने कहा कि भैया मैं चुपचाप जो है हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। और ये कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को ये प्रोटेस्ट जो था जेपी नारायण का, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा था। और फिर एक बड़ी सभा के अंदर इंदिरा गांधी का कथन भी है, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, अगर इस्तीफा देना है तो मैं दे दूंगी, पर बिहार सरकार जो है वो डिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से आप डिजॉल्व नहीं करा सकते बिहार सरकार को। और अगर जेपी नारायण को कोई प्रॉब्लम है तो वो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले, राजनीति के अंदर आए और आके फिर जो है चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद में जो भी उनको प्रॉब्लम करनी हो करे। तो इस वजह से जो है साइलेंट प्रोटेस्ट जो है जेपी नारायण के अंदर करा गया, और वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को वो चीजें सता रही थी। और फिर उसी समय बात करते हैं 1974 की। उससे पहले हम जो है एक रेलवे के बारे में भी जान लेते हैं कि रेलवे के अंदर क्या हुआ था। देखिए रेलवे के अंदर क्या था, तो उस समय इसके अंदर एक समिति भी बनाई गई थी। समिति का भी ध्यान रखिए, कभी आपसे कोई पूछ ले तो इसके अंदर बनाई गई थी बिहार छात्र संघर्ष समिति, बिहार छात्र संघर्ष समिति। ये समिति ही पूरा मूवमेंट जो है वो चला रही थी। ये समिति ही जेपी नारायण के पास में गई थी कि आप जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस पूरे आंदोलन के अंदर, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अपन ने बात करी रेलवे के उस समय जो यूनियन लीडर थे, अगर अपन बात करें यूनियन लीडर की, तो लीडर जो थे उस समय आपने नाम सुना होगा जॉर्ज फर्नांडिस। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार आई थी उसके अंदर ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस जो है ये उस समय जो है रेलवे के यूनियन लीडर हुआ करते थे। और इन्होंने क्या करा, यूनियन लीडर थे और काफ़ी पकड़ थी। अगर आप बात करें रेलवे एम्प्लॉयज़ के बारे में, पकड़ थी। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने रेलवे के अंदर स्ट्राइक करवा दी, हड़ताल। और आप मान के चलिए कि जिस तरीके से आपने लॉकडाउन के अंदर रेलवे को ठप होते हुए देखा है, उससे पहले अगर रेलवे कभी ठप हुई थी तो वो इस समय ठप हुई थी, जब ये हड़ताल जो है जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा कराई गई। और इसी स्ट्राइक की बदौलत आप कह लीजिए कि ये इतने फेमस हुए लीडर के रूप में कि आगे अपन ने बात करी कि अटल बिहारी वाजपेयी इनको अपनी सरकार में लेंगे और डिफेंस मिनिस्टर का पद देंगे। पर इन्हीं के प्रयासों से जो है काफ़ी सारी बातें निकल के आई सामने कि आज जो आप रेलवे कर्मचारियों को जो बोनस मिलता है, वो बोनस कहीं ना कहीं जॉर्ज फर्नांडिस की ही देन है। उसके अलावा जो लोको स्टाफ है, लोको स्टाफ जैसे टीटी गार्ड, ये कंटिन्यू ट्रेन पे चलते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो है वो भी इसी दौरान जो है वो दिया गया। और इसी समय जो है एक्स्ट्रा जो इसकी बात थी वो भी इसी समय की गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जॉर्ज फर्नांडिस की वजह से ही हुआ। और ये रेलवे स्ट्राइक जो है इसने भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर डाला, क्योंकि इकोनॉमिक, देखिए अगर अब जब रेलवे चलेगी नहीं तो इकोनॉमिक लॉस तो है ही, है ना। तो सरकार को इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा था। तो इस वजह से इसने भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट करा इंदिरा गांधी की सरकार को। पर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद साल आया 1974, 1974। इससे पहले अपन बात करें कि 1969 की, और 1969 के अंदर हमने बात करी कि प्रेसिडेंट के चुनाव हो चुके थे और उन्होंने जो है बना चुके थे प्रेसिडेंट को अपने हिसाब से। अब नए प्रेसिडेंट बनाने थे। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि
उनकी मर्जी का प्रेसिडेंट बने। अब उनकी मर्जी का प्रेसिडेंट कौन कौन से बन सकते हैं, क्या क्या इनकी डिजायर्ड क्वालिटी थी, तो ये चाहते थे एक तो वो जो हो फेमस ना हो, नॉन फेमस पर्सन हो। दूसरा क्या है कि जाकिर हुसैन पूरे टाइम अपना जो प्रेसिडेंटशिप थी वो पूरी कंप्लीट कर नहीं पाए थे, तो उनकी डेथ भी हो गई थी। और दूसरा क्या है कि माइनॉरिटी को ये कहीं ना कहीं राजी भी करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी चाहती थी कि माइनॉरिटी से हो तो और भी बढ़िया, है ना। और क्या हो, तो और क्या चाहिए इनको, तो इनको चाहिए कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट वाली रीजन से बिलोंग करता हो तो और भी वेल एंड गुड है। क्यों, क्योंकि उस समय अगर आप बात करो 74 के आसपास, तो सेपरेशन वाला टाइम चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके थे जो नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट करने की बात कर रहे थे, और सेपरेटिज्म वाला चल रहा था। तो ये तीन बेसिकली अगर आप बात करो तो इंदिरा गांधी इन तीनों को डिमांडिंग जो उनकी चाहत थी वो ये थी। और ये ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप ढूंढो तो आपको जो है भगवान भी मिल जाता है, और वही हुआ कि इंदिरा गांधी को इन तीनों के रूप में मिले फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद फखरुद्दीन अली अहमद फॉरेन से पढ़ के आए थे, ज़्यादा फेमस थे नहीं, इनको ज़्यादा कोई लोग बाग यहाँ पे जानते नहीं थे। और उसके बाद में हुआ क्या कि माइनॉरिटी से थे ही, मुस्लिम अपन ने बात ही कर ली। और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट असम से ही जो है ये बिलोंग करते थे, तो असम से बिलोंग करते थे, तो तीनों क्वालिटी जो है वो इनकी यहाँ पे सूट हो गई और इनको जो है चुनाव लड़वाया गया। अब वापिस वही, जैसे भी अपन ने सीएम के बारे में बात अपन ने जो सीजे के बारे में बात करी थी कि एन रे उनको इंदिरा गांधी ने बनाया, तो इंदिरा गांधी की बातें सुनेंगे। ऐसे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा गांधी ने बनाया, तो ये भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की बात सुनेंगे। और ये भी इंदिरा गांधी के रूप जो पपेट के रूप में जो है काम करना स्टार्ट करा, जैसा इंदिरा गांधी बोलती थी वैसे वैसे इन्होंने भी जो है काम करना स्टार्ट करा। अब क्या क्या करा, प्रेसिडेंट इलेक्शनशिप हो गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तो इसके बाद में वही उधर उनका धरना कंटिन्यू चल रहा है। और 1 नवंबर 1974 को, 1 नवंबर 1974 की बात है, 1 नवंबर 1974 को जो है एक मीटिंग प्लान करी गई, है ना। एक मीटिंग प्लान करी गई और इस मीटिंग के अंदर जो है किस किस के बीच की मीटिंग थी, अगर आप बात करो बेसिकली तो ये मीटिंग होनी थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के साथ में कौन, तो जेपी नारायण के बीच में जो है ये मीटिंग होनी थी। क्योंकि देखिए काफी ज्यादा डिस्प्यूट थे और इनके सामने जो है बुलाया गया। और इसके साथ में इन दोनों के अलावा यहाँ पे एक तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर थे जेपी चौहान, इनको भी बुलाया, और बाबू जगजीवन राम जो है इनको भी बुलाया। और इनको बुला के यही बोला कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, है ना। आपको अगर राजनीति में आना है जेपी नारायण जी को, तो आप एक्टिवली आके पार्टिसिपेट करिए। इस तरीके से प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। पर ये जो है माने नहीं, और जेपी नारायण ने यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी के सामने अपनी 9 मांगे रख दी, 9 डिमांड रख दी। उस 9 डिमांड के अंदर अगर आप बात करो तो जो एक डिमांड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि बिहार सरकार जो है वो डिसॉल्व कर दी जाए, बिहार गवर्नमेंट जो है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि ढंग से काम कर नहीं रही है तो उसको डिसॉल्व कर दो। और मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी जो है रैली के अंदर बोल चुकी थी कि चाहे तो इस्तीफा मैं पहले दे दूंगी, पर बिहार गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। और यहाँ पे इंदिरा गांधी ने इस बात को मानने से मना कर दिया। जैसे ही मानने से मना करा तो जेपी नारायण ने कहा कि फिर हम आंदोलन करेंगे आपके खिलाफ। तो उन्होंने कहा वो जैसी आपकी मर्जी, पर बिहार सरकार तो है डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है बातें हो चुकी थी। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो हुआ उसके बाद में, जस्ट अगर अपन 1 नवंबर की बात करें, उसके बाद में जो 19 नवंबर के आसपास की बात थी, 19 नवंबर 1974 को जो है जेपी नारायण ने एक बहुत बड़ी रैली रखी। और उस रैली के अंदर जो है कई लाखों लोग बाग आए, और कई लाखों लोग बाग जो है जेपी नारायण के फेवर में थे। और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के इकोनॉमिक चैलेंज जो वो फुलफिल नहीं कर पाती थी, ढंग से कवर नहीं कर पा रही थी, तो उसके अगेंस्ट में थे। और एक बहुत बड़ा जन समर्थन जो है वो इसके बाद में जो है जेपी नारायण को मिला। और इंदिरा गांधी को जो है इस जो खास करके ये जो रैली हुई थी दिल्ली के अंदर 19 नवंबर 1974 को, इस रैली ने जो है इंदिरा गांधी को काफ़ी परेशान करा। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट इवेंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसने कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी का कह दीजिए कि जो आग लग रही थी उसके अंदर घी का काम कर दिया, और उसके बाद इमरजेंसी लगना जरूरी हो गई। तो अपन एक इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में अभी बात करेंगे कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट था। देखिए हुआ क्या, अपन बात करते हैं बैक टू वापस फ्लैशबैक में चलते हैं और अपन बात करते हैं 1971 वाले इलेक्शन के बारे में। 1971 इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन हुआ। और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जो है हुआ क्या, तो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा रायबरेली से।
रायबरेली से जो है इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा और चुनाव फिर ये जीत भी गई। और आपको पता है कि जीतने के बाद में हुआ क्या कि ये वहां से पीएम बन भी गई। पर इसी बात को जो है 1975 आते आते जो है 1975 आते आते इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसको आज के टाइम पर प्रयागराज बोलते हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है इसको चैलेंज करा गया। और चैलेंज किस ग्राउंड पे करा गया, क्या बेसिस थे? अच्छा, चैलेंज करा किसने? तो चैलेंज करने वाले का नाम था राजनारायण जो है, इन्होंने इसको जो है चैलेंज करा। और इन्होंने इसके अंदर चैलेंज करने के लिए इन्होंने एक इंसान जिसका बहुत फेमस आपने नाम सुना होगा शायद, यशपाल कपूर के बारे में क्या बताया गया इसके अंदर, और यशपाल कपूर का है क्या सीन? तो देखिए, यशपाल कपूर जो है सेक्रेटरी हुआ करते थे इंदिरा गांधी के क्या थे? ये सेक्रेटरी थे। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने 7 से लेकर 13 जनवरी 1971 की बात है, 7 से 13 जनवरी 1971 तक जो है इन्होंने थे ये भारत सरकार के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और इन्होंने जो है खूब थोड़ा काम करा, खूब सारे जो है इंदिरा गांधी के फेवर में बहुत सारा काम करा। और 13 जनवरी को इन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया, है ना। क्यों? क्योंकि जो है रिजाइन हो गए। क्योंकि देखिए, हमारे अगर आप बात करो अपने आज के टाइम पे क्या है, तो अपन उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, जिसको अपन में शॉर्ट नेम लिखाता हूँ आपको, आरपीए, है ना। आरपीए 1951 और आरपीए 1956, तो 2 आरपीए हमारे 1900, है ना। तो आरपीए 1951 का इसके अंदर क्या लिखी हुई बातें, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी हुई थी। अब यशपाल कपूर के साथ में क्या सीन हुआ, तो यशपाल कपूर ने जो इंदिरा गांधी की एक रैली हुई होगी, इंदिरा गांधी की रैली थी। अब इस रैली के अंदर जो प्लेटफॉर्म या जो मंच लगाया गया, उस मंच का जो भी भुगतान था या जो भी पेमेंट था, वो पेमेंट जो है इन्होंने गवर्नमेंट फंड से कर दिया, जबकि ये पेमेंट जो है वो पार्टी फंड से होना चाहिए था, ठीक है। पर ये कर किससे दिया? तो ये कर दिया इन्होंने गवर्नमेंट फंड से, और पार्टी फंड से जो है ये पेमेंट इन्होंने करा नहीं। यहां पे जाके जो है यशपाल कपूर फंस गए, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा क्या इनका रेजिग्नेशन जो था वो उस समय एक्सेप्ट हुआ नहीं था, इन्होंने दे तो दिया था। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शन में। और इसी बेसिस में देखिए, जब राजनारायण ने इनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जब आरोप लगाया, तो इन्होंने कुल मिला के 14 आरोप लगाए थे इनके ऊपर, पर 12 आरोप सरकार ने जो है निराधार कर दी, हाईकोर्ट ने जो है निराधार कर दिए कि ये 12 आरोप जो है वो सही नहीं है। पर उनमें से एक आरोप जो एक्सेप्ट करा गया, जो मेन एक्सेप्ट था, वो यही था कि यशपाल कपूर ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद इन्होंने जो है इसका इंदिरा गांधी का जो है साथ दिया, और इंदिरा गांधी को इसी ग्राउंड पे जो है इनका इलेक्शन कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता था। पर अभी फैसला हुआ नहीं। अच्छा, अब हाई कोर्ट जो है वो कौन संभाल रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कौन है? तो उनका नाम है जगमोहन, ठीक है। जगमोहन जो जज थे, इनके पास में जो है जगमोहन लाल सिन्हा, मैं पूरा नाम बताता हूं आपको, जगमोहन लाल सिन्हा जो है इनका पूरा नाम था। और ये जगमोहन लाल सिन्हा जो है ये हाई कोर्ट के जज थे, जिनकी बेंच के पास में ये पूरा मैटर आया, ठीक है। भारत के इतिहास में पहली और आखिरी बार ही समझ लीजिए, मैं आपको आज के टाइम की बात कर रहा हूं, अभी तक केवल एक बार ऐसा हुआ है कि हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री जो है कोर्ट के अंदर उपस्थित हुआ है, और वो प्रधानमंत्री और कोई नहीं, इंदिरा गांधी थे। मतलब आप देखिए कि ये इंसान इस तरीके से ईमानदार थे, क्योंकि इंदिरा गांधी मैंने भी आपको बताई कि कितनी उनकी वैल्यू बढ़ चुकी थी। और जब उनको कटघरे में इधर लाया गया, जो इनको जज के सामने जो पेश करा गया, तो जगमोहन लाल सिन्हा को इन्होंने बाकायदा ये अनाउंसमेंट करा है कोर्ट के अंदर कि जब इंदिरा गांधी आए तब कोई भी खड़ा ना हो, क्योंकि वो अभी जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रही है ना, वो इस केस में इन्वॉल्व है, इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। तो उनकी रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं हो सब जने खड़े हो जाएं, क्योंकि वैसे प्रधानमंत्री कोई भी आएगा तो कोई भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर खड़ा हो जाएगा, पर क्योंकि भी वो केस की सुनवाई के लिए आ रही है, एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रही, तो कोई भी उनको देख के जो है खड़ा ना हो। और ये पहली बार उपस्थित हुई इसके अंदर। अब आईजी के बारे में हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी के जो है, अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे उनके बारे में सुनिए, बहुत अच्छी सी बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था डीएस माथुर। और डीएस माथुर के ही कजन आप कह लीजिए, या कजन कह लीजिए, नॉन कह लीजिए, एक नॉन थे जिनका नाम था डॉक्टर माथुर।
डॉक्टर माथुर इंदिरा गांधी जी के पर्सनल फिजिशियन थे, पर्सनल डॉक्टर थे। तो अब आप देखिए, अगर आपको जगमोहन लाल सिन्हा जी तक पहुंचना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने इनको बोला, इन्होंने इनको बोला, इन्होंने डीएस माथुर को बोला, डीएस माथुर जगमोहन सिन्हा को बोला। तो डीएस माथुर एक बार विद फैमिली जगमोहन लाल सिन्हा के बारे में गए और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम क्या फैसला देने वाले हो, तो तुम जो भी फैसला दोगे मुझे पता है कि तुम भाई, अब क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ यार फैसला देना बहुत बड़ी बात हो जाती, तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री के फेवर में फैसला देने वाले, और इन्होंने इनको लालच देने की कोशिश करी जगमोहन लाल सिन्हा को। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे यहाँ से नाम भेजना है जज का, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से हम सोच रहे हैं कि आप ही का नाम जो है प्रमोट कर दे। इस तरीके से लालच भी दिए गए। और जगमोहन लाल सिन्हा थे, इन्होंने सारे फैसले सुने, सब कुछ करा, और इन्होंने जो है 23 मई 1975, देखिए अभी अपन चल रहे हैं, बस अब अपने जून में इमरजेंसी लग जाएगी, 23 मई की बात आ चुकी है। 23 मई 1975 को जो है इन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। इन्होंने कहा कि मैं फैसला जो है अब सुना दूंगा, सारी दलीलें सुन ली, सब कुछ सुन लिए, और 23 मई को उन्होंने अपना फैसला जो है उन्होंने सुरक्षित रख दिया कि अब मैं आपको जो है फैसला सुना दूंगा। अब फैसला सुनाने की तारीख जो थी वो तारीख थी 12 जून। 12 जून अगर आप मेरे हिसाब से सुने तो मैं कहूँगा कि इंदिरा गांधी के पूरे जीवन में जो है इससे बुरी तारीख जो है कोई नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्या था, क्योंकि इस समय इनको एक नहीं 3 बुरी खबरें मिली। कैसे? एक, इनके बड़े ही करीबी हुआ करते थे पॉलिटिक्स के अंदर भी, और वो थे डीपी धर। ये यूएसएसआर के अंदर डिप्लोमेट भी रहे भारत से। तो एक तो क्या हुआ कि सुबह सुबह खबर आई कि डीपी धर की जो है डेथ हो गई है। अब जब दिन की शुरुआत इतनी गंदी हुई है तो दिन तो अच्छा जाना ही कैसे था। और दिन होते 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 12 जून को जो है खबर मिलती है कि गुजरात, जो अपन ने बात करी थी, गुजरात के अंदर सरकार डिसॉल्व हो गई चिमन भाई पटेल की। अब वहां पे नए चुनाव होंगे, तो गुजरात के अंदर जो इलेक्शन होने थे वो इलेक्शन भी जो है सरकार हार चुकी है। इलेक्शन जो है वो भी हार चुकी है, इलेक्शन जो है लॉस हो चुके हैं। और शाम होते 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 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में इंदिरा गांधी जो है कहीं ना कहीं गिल्टी पाई गई। अब गिल्टी पाए जाने के बाद में क्या सीन है, क्या होता है, तो देखिए अब इंदिरा गांधी जब गिल्टी पाई गई तो इनको जो है 2 चीज़ें बोली गई कि एक तो आपका टर्मिनेशन जो है वो अभी खत्म हो जाएगा, और क्या करते हैं पीएम की पोस्ट तो गई, आपको जो है 6 साल के लिए बैन और करा जाएगा। अभी देखिए 6 साल के लिए बैन आप खूब सुनोगे इलेक्शन के अंदर, जब भी निर्वाचन संबंधी बातें होगी तो 6 साल का बैन बहुत कॉमन है। 6 साल का बैन क्यों करा जाता है, 5 का कर दो, 10 का कर दो, पर 6 साल का बैन करना कहीं ना कहीं 10 साल के बैन करने के बराबर ही है। कि सपोज करिए आज बैन कर दिया और कल ही चुनाव है, अगर कल ही चुनाव है, सपोज करिए यहाँ पे बैन कर दिया और इस समय जो है चुनाव है, इलेक्शन है, ठीक है, अब इलेक्शन है और 6 साल के लिए बैन है, तो इसका मतलब अगले इलेक्शन कब आएंगे, 5 साल बाद। और 5 साल बाद जब इलेक्शन आएंगे तो वो ये इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएगा, वो लड़ेगा कौन सा, इसके बाद 5 साल वाला दौरान। तो कहीं ना कहीं 6 साल का बैन करते तो इसका मतलब सीधे सीधे आप जो है 10 साल के लिए बैन हो गए, है ना, मैक्स टू मैक्स 10 साल के लिए बैन होगा ना सीधे सीधे। तो इसलिए जो है 6 साल के लिए बैन कर देते हैं। तो इसलिए इंदिरा गांधी को भी जो है गिल्टी पाया गया, इनकी पीएम पोस्ट भी हटाई गई और इनको जो है 6 साल के लिए बैन कर दिया गया। पर इनके अंदर इसके अंदर बोला गया कि अगर आप चाहें तो वो आप हायर कोर्ट में जो है अपील कर सकती है। और इंदिरा गांधी को यही जो है ये ग्राउंड जो है मिला कि किस तरीके से जो है अब इनको आगे मूव ऑन करना है और किस तरीके से इमरजेंसी वाली बातें होगी, वो सारी जो है बातें इसके बाद में करी गई। इसके बाद में हुआ क्या, अब क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है, अब हाई कोर्ट से आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना, तो हमने कहा कि अपीलेट मैटर में आप जा सकते हो, और यही चीजें यहां हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में आपको अपील करनी है, पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो छुट्टी चल रही है। अभी अपन ने बात करी कि ये देखिए बात कब की है, तो 12 जून की बात है, 12 जून मतलब छुट्टी। अब 12 जून जब छुट्टी है तो 12 जून के अंदर जो है क्या हुआ, तो जब छुट्टी होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं तो वेकेशन बेंच बैठती है। आपने नाम सुना होगा वेकेशन बेंच, और वेकेशन बेंच बैठती है। ये वेकेशन बेंच क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर सुनती है, और पीएम से इंपॉर्टेंट मैटर तो दूसरा होगा ही क्या। तो वेकेशन बेंच बैठी, और वेकेशन बेंच के जो जज थे उन जज का नाम था वी कृष्णा अय्यर। वी कृष्णा अय्यर जो है ये वेकेशन बेंच के हेड थे, ठीक है। और इन्होंने जो है पूरा मैटर सुना, और पूरा मैटर सुनने के बाद में इन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया कि ये चाहें तो पीएम पोस्ट पे तो रह सकती हैं। पीएम पोस्ट जो है, पीएम पोस्ट इनकी कहीं नहीं जाएगी,
पर कहीं पे भी जब वोटिंग की बात आएगी तो ये वोट नहीं डाल सकते हैं और इनको मिलने वाली फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। इनको मिलने वाली फैसिलिटी जो है वो फैसिलिटी भी खत्म कर दी गई और इनकी जो वोटिंग है वो वोटिंग वाली जो चीजें हैं वो भी खत्म कर दी गई। तो ये सारी चीजें जो है इनके ऊपर अप्लाई करी गई वेकेशन बेंच के द्वारा और यहाँ पे जो है अब जाके कहीं ना कहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको रिलीफ मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं फिर तैयारी करी गई कि हमको जो है अब इस तरीके से किस तरीके से एम्प्लॉय करना है, क्या करना है। और वही जो अपन ने बात करी कि उधर जेपी नारायण वो बात मान नहीं रहे, उन्होंने कहा कि मैं वापस रैली निकालूंगा और 21 जून को उन्होंने जो है रैली निकाली और 21 जून को एक बहुत बड़ी रैली निकाली और बहुत बड़ी रैली निकाली और उस रैली के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने नारा दिया कि इंदिरा हटाओ जनता आ रही है। ठीक है, सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। ठीक है, और ये इस धमकी को समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, इसी को ग्राउंड रखते हुए, क्योंकि देखिए अभी आज अगर आप बात करो तो अब तो हमारे संविधान में बहुत बड़े बड़े संशोधन हो गए और एक उसमें इमरजेंसी को लेकर संशोधन करा गया है कि अब सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी आप जो है इंटरनल इमरजेंसी जो है देश के अंदर लगा सकते हैं। पर पहले क्या था कि पहले केवल इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर भी इमरजेंसी लगा सकते हैं और ये कहीं ना कहीं जो है इंदिरा गांधी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि जेपी नारायण जो है वो आर्मी और लोगों को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ और उनको कह रहे हैं कि आपको सरकार की बातें माननी नहीं है और आर्मी को कह रहे हैं कि आप भी सरकार का कोई आदेश ना माने और जो आपका मन कर रहा है वैसा काम करें। तो कहीं ना कहीं ये देश के अंदर जो है अशांति फैला रहे हैं और इसी को ग्राउंड मानते हुए जो है एक मीटिंग करी गई कि किस तरीके से हम जो है इमरजेंसी या क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और उस मीटिंग के अंदर जो है कौन कौन आया, तो उस मीटिंग के अंदर थी इंदिरा गांधी, उस मीटिंग के अंदर बड़ी फेमस जो आपको दिखेंगे ये पीछे से जो चला रहे थे पूरी इमरजेंसी, संजय गांधी। इसी मीटिंग के अंदर थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम ओम मेहता, ये भी इसी मीटिंग के अंदर थे। और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो बंसीलाल जी हरियाणा के जो सीएम थे वो इसके अंदर थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो इसके अंदर थे और इन सब ने मिलकर डिसाइड करा कि हमको जो है एक इमरजेंसी जो है वो इस समय देश के अंदर लगा देनी चाहिए क्योंकि देश की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसी समय फखरुद्दीन अली जो हमारे थे सीएम, इनको बोला गया और इन्होंने जो है पूरे देश के अंदर 25 जून शाम को, रात को मतलब 10 बजे के आसपास, 25 जून 1975 को पूरे देश के अंदर जो है इमरजेंसी लगा दी गई। पर अब उस समय होता क्या था कि उस समय जब आपकी इमरजेंसी लगेगी तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है वेरीफाई, मतलब सुबह जब आप कैबिनेट मीटिंग से उसको जो है वेरीफाई करवाना है। तो वो कोई बड़ी बात थी नहीं, पर 25 जून 1975 को जो है इमरजेंसी लगा दी गई। पहली बार देश में इमरजेंसी लग रही थी, पता भी नहीं था लोगों को कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या होगा, पर 25 जून 1975 को एक बार इमरजेंसी तो लगा दी गई। अब इस इमरजेंसी के अंदर क्या करा गया, तो इमरजेंसी के अंदर करा यह गया कि जितने भी आरएसएस के जितने भी नेता थे इन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी इसके अंदर जेल गए थे, इसके अंदर जो बड़े फेमस जेपी नारायण जिनको तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ है, इनको पकड़ के जेल में डाला गया और अगले दिन जो है इनको फिर यहाँ से दिल्ली से निकाल के जो है हरियाणा की तरफ भेजा गया। और हुआ क्या क्या, तो फिर अब इमरजेंसी तो लग गई, पर इमरजेंसी लगने के बाद में जो है एक मीटिंग करी गई और अगले दिन की जो कैबिनेट मीटिंग है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए फिर सुबह 6 बजे, अगली सुबह जो अपन बात करें उससे पहले अपन बात करते हैं 25 जून की रात की, अपन बात करते हैं 25 जून रात की अंदर क्या हुआ। तो देखिए इसके अंदर सिद्धार्थ एस रे है ना, और इसके अंदर जो है सिद्धार्थ एस रे जो वेस्ट बंगाल के सीएम थे उस समय वो, और देवकांत बरुआ, और ये कौन थे, तो ये वेस्ट बंगाल के सीएम थे। इनकी मीटिंग हुई है इंदिरा गांधी के साथ में और ये जैसे ही मीटिंग से निकले और मीटिंग से निकलने के बाद में सिद्धार्थ एस रे की मीटिंग होती है, सामने उनको कौन मिलते हैं, तो उनको मिलते हैं ओम मेहता, जो मैंने अभी आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है ये हुआ करते थे, होम मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन्हीं के पास, तो ओम मेहता, और ये मिलते हैं। और उस समय संजय गांधी कहते हैं कि सारी तैयारियां हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, सारी प्रेस जितनी भी उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और ये चीज ओम मेहता के सामने पूरा प्रोसेस हो रहा है। आप देखिए ओम मेहता जो इमरजेंसी लगाने वाली मीटिंग थी उसमें भी थे, ये यहाँ पे भी थे, पर इनको खुद को नहीं पता कि इंदिरा गांधी खुद को नहीं पता कि इस तरीके से प्रोसेस है पूरा कि इलेक्ट्रिसिटी काटी जाएगी, सब कुछ होगा। उनको लगा कि नॉर्मल चलेगा,
पर कहीं ना कहीं संजय गांधी जो है ये रोल प्ले कर रहे थे, बैक स्टेज का जो रोल प्ले था वो इन्हीं के द्वारा करा जाता है। इमरजेंसी को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं जो है संजय गांधी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। और फिर ये रात को इमरजेंसी लगा दी गई, काफी सारे न्यूज़पेपर छापना बंद हुआ, ब्रॉडकास्टिंग बंद करी गई न्यूज़ की कि अभी कोई न्यूज़ कोई प्रिंट नहीं होगी, कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, और ये सब कुछ जो है रोक दिया गया। सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, और सुबह 6 बजे जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, इसके अंदर ओम मेहता के साथ में जो है पहुंचे इंदिरा गांधी इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर, और इन्होंने जाके जो है सारे जितने भी इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इन सबको जो है काफ़ी कन्विंस करा इस चीज़ के अंदर कि हमको जो ये इमरजेंसी लगा देनी चाहिए और ये अभी टाइम सही है। और सारे के सारे नेता कन्विंस हो गए। एक नेता ने थोड़ी सी बात करी थी, वो थे स्वर्ण सिंह, आपने नाम सुना होगा इनका। और स्वर्ण सिंह जो थे ये उस समय जो है, स्वर्ण सिंह हमारे भारत के जो है उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे स्वर्ण सिंह, और स्वर्ण सिंह जो है ये डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। स्वर्ण सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर थे, और इन्होंने सिर्फ एक बात बोली, इन्होंने कहा कि देखिए क्योंकि 1971 के अंदर आपको ध्यान हो पाकिस्तान के साथ में हमने लड़ाई करी थी, और जिस भी समय हम वॉर करेंगे तो उस समय एक्सटर्नल इमरजेंसी ऑलरेडी अप्लाई कर जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि हम ऑलरेडी देश एक एक्सटर्नल इमरजेंसी झेल ही रहा है, और 1971 वाली इमरजेंसी जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, तो जब 1971 वाली अभी भी कंटिन्यू है तो हमें जो है दूसरी इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही क्या है, हम इसी को कंटिन्यू कर लेते आगे। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, ये इमरजेंसी अलग है, ये जो एक्सटर्नल इमरजेंसी अलग है, और अभी वाली जो इमरजेंसी लग रही है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लग रही है कि आंतरिक विद्रोह हो रहा है, और आंतरिक विद्रोह के आधार पर जो है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर जो है अभी वाली जो है चीजें लग रही है। और ये कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है सारे नेता राजी हो जाते इस बारे में कि ठीक है, जो इमरजेंसी लग चुकी है तो उसमें तो अपन कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर लगी गई। उसके जस्ट बाद में ये जैसी मीटिंग खत्म हुई, एक और मीटिंग होती है जिसके अंदर कौन थे, तो उसके अंदर थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, आपने इनका नाम सुना होगा। ये इनके साथ में कौन मिलते हैं, तो इनके साथ में मिलते हैं संजय गांधी, और संजय गांधी और एक और नूरुल हसन। अब इसके अंदर इंद्र कुमार गुजराल कौन है, तो इसके अंदर इंद्र कुमार गुजराल के पास में उस समय ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थी। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो इन्हीं के पास हुआ करती थी, और नूरुल हसन जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। देखिए, फिर मैंने आपको बताया कि संजय गांधी उस परिवार से थे जिस परिवार ने शुरू से राज करा है, तो ये थोड़े अड़ियल स्वभाव के थे, और इन्होंने जो है बड़े अड़ियल रवैये से जो है इंद्र कुमार गुजराल को कहा कि आप आज के बाद से, इस समय के बाद से कोई भी न्यूज़ अगर प्रिंट होगी या वो जो है बोली जाएगी तो आप पहले मेरे से अप्रूवल लेंगे, उस न्यूज़ का अप्रूवल मिलेगा आपको, उसी के बाद ही वो न्यूज़ पब्लिश होगी। और इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि देखिए ये चीज़ें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंशियल मैटर है, और कॉन्फिडेंशियल मैटर है, और इसको अगर आप करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ेज है, किस किस को वेरीफाई करेंगे। और इंद्र कुमार गुजराल जो है कहीं ना कहीं इस बात को अपोज कर देते हैं कि ये बात हो नहीं पाएगी कि हर न्यूज़ जो है वो वेरीफाई कराई जाए। तो फिर इसी समय एंट्री होती है इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी कहती है कि देखिए आपसे नहीं हो रहा तो आप एक अपॉइंटमेंट कर दीजिए किसी इंसान की, और उस अपॉइंटमेंट के अंदर जो है उसको कहिए कि वो न्यूज़ जो है वो वेरीफाई करें। और इंद्र कुमार गुजराल जो है उनको भी समझाते हैं, और उनको समझा के उनको कहा जाता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, और न्यूज़ पब्लिश होने के बाद में मालूम पड़ती है इनको खुद को। पर ये माने नहीं और बाने नहीं, तो फिर इनको एक ही चाह रहा था कि इनसे क्या करा गया, तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो है इनसे ले ली गई, जो पावर थी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जो इनके पास में परफॉर्मा था वो इनसे ले लिया गया। और फिर नए वीसी शुक्ला को जो है नया ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है बनाया गया, और फिर न्यूज़ जो है वो वेरीफाई होती थी। और उसके बाद में एक और जो मैं आपसे चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है 10 अगस्त का दिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास करा गया 10 अगस्त को। इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास करा गया, 1975 का एक्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट ने जो है कहीं ना कहीं आरपीए के अंदर चेंज करा। देखिए, कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी लगने का कारण ही जो है वो इलेक्शन फेलियर था, जो इलेक्शन फेलियर कर दिया गया इंदिरा गांधी का, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्शन फेलियर इसके अंदर कारण बना। तो आरपीए एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है इसके बाद में जो है चेंज करी गई। जैसे क्या चीज़ें चेंज करी गई, जैसे इसके अंदर इन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव के अंदर मदद करता है,
तो उसको जो है करप्ट प्रैक्टिस नहीं बोला जाएगा। जैसे अभी अपन ने बात करी थी ना कि यशपाल कपूर का जो है इस वजह से खारिज कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो है इंदिरा गांधी की इसके अंदर मदद करी थी, तो करप्ट प्रैक्टिस जो है वो नहीं मानी जाएगी। और अगर कोई भी इंसान अपना इस्तीफा देगा तो इस्तीफे की डेट या ज्वाइनिंग की डेट कब से कब तक मानेंगे तो वो सरकार बताएगी। जैसे यशपाल कपूर ने हमने कहा कि 13 जनवरी को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, अब सरकार चाहे तो उनकी इस्तीफे की डेट 1 तारीख से मान सकती, वो सब सरकार के हाथ में, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी फिर यशपाल कपूर वाली जो बात है वो वापस जो है सही से सिद्ध हो जाए। तो ये सारी चीजें। और अगर एक तो 6 साल का बैन नहीं लगेगा, जो भी अपन ने बात करी कि 6 साल का जो बैन लगा था वो 6 साल का जो है वो बैन नहीं लगेगा। और अगर फिर भी वो इसके अंदर करप्ट प्रैक्टिस के अंदर पाया जाता है तो वो क्या कर सकता है, तो वो अपनी सजा खारिज करवाने के लिए राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग, जिसको अपन इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, निर्वाचन आयोग से कंसल्ट करके अगर उनको लगता है तो वो उनकी 6 साल की सजा जो है वो उसको खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हो गई। पर ये तो हमको क्या, हमारा तो फैसला हो चुका पहले ही। पर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई कि जितने भी आर्टिकल हैं ये सारे के सारे रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि सारी की सारी चीजें जो है वो भूतकाल से लागू है। इसका मतलब कि पुरानी चीजों के अंदर भी चीज लागू हो जाएगी। इसका मतलब कि इंदिरा गांधी का जो यशपाल कपूर वाला मैटर है वो सारा इसके अंदर खारिज हो जाएगा। इसका मतलब कि उनका चुनाव वैध हो जाएगा। इसका मतलब कि जब चुनाव वैध हो गया तो इसका मतलब वो पीएम वैध हो गई। इसका मतलब कि उनकी पीएम पोस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगाने के पीछे की कुछ पृष्ठभूमि थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी बातें बहुत सारी। और भी बहुत अच्छे अच्छे मैटर्स हैं, है ना, जैसे भी हमने केशवानंद भारती के बारे में बात करा, तो कुछ इसका और डिस्क्रिप्टिव वीडियो के अंदर आपको और ढंग से समझाएंगे और क्यों इमरजेंसी लगी, क्या कारण रहे। तो मेरे को जितना बेस्ट ऑफ माय नॉलेज से मैंने आपको बता सका और क्या क्या कारण रहे वो मैंने सारे इसके अंदर डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी। तब तक के लिए मैं अभी तो अलविदा लेता हूँ और नए वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।